तो यहाँ आपको देखिए क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 9 का पार्ट 1 देख रहे हैं। द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 डिकेड्स टू 1947। द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 डिकेड्स टू 1947। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक 1870 के दशक से 1947 तक की बात यहाँ पर आपको की गई है। इसमें देखिए फिगर 1 जो आपके यहाँ पर कहा गया क्या कि आपको फिगर 1 आप यहाँ पर देखिए कि पुलिस टीयर गैस, देखिए पुलिस टीयर गैस डेमोन्स्ट्रेट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए क्या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ते पुरुष यहाँ पर आपको है। इसके बाद आपको आगे यहाँ देखिए कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट, देखिए इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट, देखिए इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट देखिए वी हैव लुक्ड एट द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज एंड टेक ओवर ऑफ किंगडम्स, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, एजुकेशनल चेंजेस इन द 19th century, डिबेट्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन, challenges to the caste system, social and religious reforms, the revolt of 1857 and its aftermath, the decline of crafts and growth of industries। अब यहाँ देखिए क्या है कि देखिए यहाँ पर पिछले अध्याय में हम निम्नलिखित का अध्ययन कर चुके हैं। पहला, द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज एंड टेक ओवर ऑफ किंगडम्स, भारतीय भूक्षेत्र अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण देख चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, नए देखिए यहाँ पर क्या इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, उसके बाद क्या कि नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत आपको यहाँ पर है। फिर चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव। 19वीं चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स, किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी में बदलाव। इसका एजुकेशनल चेंजेस इन द 19th century, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव। फिर आपको आगे देखिए डिबेट्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन, डिबेट्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन मीन्स की महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद यहाँ पर देखिए। चैलेंजेस टू द कास्ट सिस्टम, देखिए जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ देखिए। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार की बात करते हैं। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स आफ्टरमैथ, 1857 के विद्रोह और उसके बाद की स्थिति देखिए यहाँ पर क्या कि उसके बाद क्या द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रीड अबाउट दिस इशूज, डू यू थिंक Indians were disconnected with British rule? If so, how were different groups and classes dissatisfied? हम क्या कि इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? आगे यहाँ पर आपको जो कहा गया देखिए द एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म की बात की गई है। द एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, देखिए आपको संप्रभु सॉवरेन को समझिए, सॉवरेन मतलब आपको संप्रभु होता है। द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफ्रेंस, संप्रभु क्या, देखिए बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता को संप्रभु सॉवरेनिटी बोलते हैं। सॉवरेनिटी या सॉवरेन किसे बोलते हैं? द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफ्रेंस, यहाँ देखिए थोड़ा सा। अब हम इसको यहाँ पर देखते हैं क्या कि द एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म की बात करते हैं, राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ पर देखिए द अबव मेंशन डेवलपमेंट लेड टू द पीपुल, देखिए आप इसको था इसमें सबसे पहले यहाँ देखते हैं। देखिए द अबव मेंशन डेवलपमेंट लेड टू द पीपुल let the people to ask a crucial question: what is the country of India? What is the country of India, and for whom is it meant? The answer that gradually emerged was India was the people of India, all the people irrespective of class. All the people irrespective of class, caste, creed and language or gender, and the country, its resource and system were meant for all of them. With this answer came the awareness that the British were exercising control over the resource of India and the lives of its people, and until the control was ended, India could not be for Indians. यहाँ इसका ये तात्पर्य आपको यहाँ पर कह सकते हैं क्या, राष्ट्रवाद उदय की बात यहाँ पर करते हैं। इसमें ये कहा सकते उपरोक्त बदलावों ने
उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के विवश कर दिया। यह देखिए, यह देश क्या है और किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया कि भारत का मतलब यहाँ की जनता, यहाँ की जनता। देखिए, ये भारत का मतलब यहाँ की जनता, ये भारत का मतलब यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश और उसके सारे संसाधन, इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ही एहसास में सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों एवं यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए है, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। आगे हम क्या कि देखिए यहाँ पर क्या कि दिस consciousness began to be clearly stated by the more political association formed after 1815, especially those that came into being in the 1870s decade and 1880 decades. Most of these were led by English educated professionals such as lawyers. The more important ones were the Pune Sarvajanik Sabha, the Indian Association, the Madras Mahajan Sabha, the Bombay Presidency Association, and of course the इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, यह चेतना 1850, यहाँ जो आपको कहा, यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। हाँ, यहाँ पर क्या किया, चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गाढ़ी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बात वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पुणे सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। उसके बाद यहाँ देखिए क्या, नोट द नेम, देखिए पुणे सार्वजनिक सभा, द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक इज ऑफ और फॉर ऑल द पीपुल, सर्व बराबर, ऑल प्लस जनिक इक्वल टू ऑफ द पीपुल। थ्रू दो मेनी ऑफ these associations function in specific parts of the country, their goals were stated as the goals of all the people of India, not देखिए ऑफ द ओपिनियन, नॉट दोज ऑफ एनी अदर वन रीजन, कम्युनिटी और क्लास। दे वर्क विथ द आइडिया दैट the people should be sovereign, a modern consciousness and a key feature, and a modern consciousness देखिए यहाँ पर क्या कि a modern consciousness and a key feature of nationalism. In other words, they believe that the Indian people should be empowered to take decision regarding their affairs. अब यहाँ आगे यहाँ पे जो कहा उसको देखिए पुणे सार्वजनिक सभा, यानी कि पुणे सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। पुणे सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए। सर्व मीन्स की सभी, और जनिक मतलब लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि वे लोग संप्रभु हो। संप्रभुता देखिए यहाँ पर क्या कि संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते हैं कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। आपको आगे यहाँ पे देखिए क्या कि आगे इस चीज़ को थोड़ा सा आपको कहा गया क्या, द डिससेटिस्फैक्शन। देखिए यहाँ पर क्या कि द डिससेटिस्फैक्शन, यहाँ क्या डिससेटिस्फैक्शन विथ ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड इन द 1870 decades and 1880 decades. The Arms Act was passed in 1878. The Arms Act was passed in 1878, disallowing Indians from possessing arms. In the same year, the Vernacular Press Act was also enacted in an effort to silence those who were critical of the government. The act allowed the government to confiscate the assets of newspaper, including their printing presses, if the newspaper published anything that was found objectionable. In 1883, there was a furor over the attempt by the government to introduce the Ilbert Bill.
to introduce the Ilbert bill. देखिए आप Ilbert bill, and the bill provided for the trial of British or European persons by Indians and sought equality between British and Indian judges in the country. But when white opposition forced the government to withdraw the bill, Indians were enraged. The event highlighted the racial attitudes of the British in India. अब आगे हम देखिए क्या इसमें आपको ये कहा गया कि देखिए इसमें कि इस 1870 1880 दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। देखिए और ज़्यादा आपको गहरा हुआ 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारत जो अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी खास अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग पर सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में ये सरकार ने इलबर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारत ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया, अब यहाँ देखिए एक खास बात जो यहाँ पर कहा गया, देखिए यहाँ पर क्या पब्लिसिट्स की बात यहाँ पर की गई है, प्रचारक की बात की गई है। तो पब्लिसिट की बात यहाँ पर की गई, प्रचारक की बात यहाँ पर आपको की, उसको यहाँ पर देखिए कि पब्लिसिस्ट, यहाँ देखिए पब्लिसिस्ट मतलब प्रचारक की बात की। समवन हु पब्लिशेज एन आइडिया बाय सर्कुलेटिंग इन्फॉर्मेशन, राइटिंग रिपोर्ट्स, स्पीकिंग एट मीटिंग्स की बात यहाँ पर की गई है। प्रचारक की बात, ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के किसी खास विचार का प्रसार करता है, उसको प्रचार करता है। पब्लिसिस्ट क्या होता है कि समवन हु publishes an idea by circulating information, writing reports, speaking at meeting। देखिए ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रसार करता है, उसी को प्रचारक बोलते हैं, पब्लिसिस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। देखिए यहाँ पर इमेज आपको शो किया, इमेज आपको यहाँ पर जो दिखाएगा उसको यहाँ पर देखिए। इमेज आपके देखिए दादा भाई नौरोजी's बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया ऑफर ए स्केटिंग क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। देखिए दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए गतिविधि की बात, एक्टिविटी को थोड़ा सा हम देख लीजिए। इसमें आपको ये कहा गया कि देखिए फ्रॉम द बिगिनिंग द कांग्रेस साउट टू स्पीक फॉर एंड इन द नेम ऑफ ऑल द इंडियन पीपुल, व्हाई डिड इट चूज टू डू सो। देखिए शुरुआत से ही कांग्रेस सभी भारतीय लोगों के हक में और उनकी ओर से बोलने का संकल्प व्यक्त कर रही थी। कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया। अब आगे यहाँ पर देखिए एक खास जो चीज़ आपको शुरुआत से यहाँ पर देखिए द नीड फॉर, यहाँ पर देखिए क्या द नीड फॉर ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस। यहाँ पर आपको जो खास बात आपको यहाँ पर रही द यहाँ पर क्या कि देखिए क्या कि द नीड, देखिए यहाँ पर क्या कि द नीड फॉर एन ऑल इंडिया, देखिए द नीड फॉर एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हैड बीन फेल्ट सिंस 1880 बट द इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी डिपेंडेड दिस डिजायर। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज established when 72 delegates from all over the country met in Bombay in December 1885. The early leadership दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S. Subramania Iyer, among others, was largely from Bombay and Calcutta. Noroji, a businessman and publicist, settled in London and for a time member of the British Parliament, guided the younger nationalist, a retired British officer, A.O. whom also played a part in bringing Indians from the various regions together.
पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी। देखिए परंतु इलबर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधि मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बहादुद्दीन तैयबजी, W.C. बनर्जी, सूर्यनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S. सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्राय बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. हुम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। अब आगे यहाँ पे जो कहा गया देखिए क्या कि हु डिड द कांग्रेस सीक टू स्पीक फॉर। यहाँ देखिए हु डिड, देखिए आप स्रोत 1 को देखिए आप क्या हु डिड द कांग्रेस सीक टू स्पीक फॉर, मतलब कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी। अब देखिए ए न्यूज़पेपर द इंडियन मिरर रोट इन जनवरी 1886 द फर्स्ट नेशनल कांग्रेस एट बम्बई इज द न्यूक्लियस ऑफ ए फ्यूचर पार्लियामेंट फॉर आवर कंट्री एंड विल लीड टू द गुड inconceivable magnitude for our countrymen. Badruddin Tayabji addressed the Congress as president in 1887. Thus, this Congress is composed of the representatives not of any one class or community of India, but of all the different communities of India. इसके बाद आगे यहाँ पे कहा कि क्या देखिए आप जनवरी 1866 इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश के भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। अब आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए ए नेशन इन द मेकिंग उभरता मतलब क्या उभरता हुआ राष्ट्र। यहाँ पर देखिए ए नेशन इन द मेकिंग उभरता हुआ राष्ट्र। देखिए it has often been said that the Congress in the first 20 years was moderate in its objective and method. During this period, it demanded a greater voice for Indians in the government and in administration. It wanted the legislative council to be made more representative, given more power, and introduced in provinces where none existed. It demanded that Indians be placed in high position in the government. For this purpose, it called for civil service examination to be held in India as well, not just in London. अब यहाँ क्या है कि इसमें अक्सर कहा कि उभरता हुआ राष्ट्र और अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्ग की पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं है वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊँचे पद दिए जाए। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में परीक्षा आयोजित की जाए। अब आगे आप देखिए क्या इसके बाद आगे यहाँ आपको है देखिए यहाँ आपको कि द डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज पार्ट ऑफ ए मूवमेंट अगेंस्ट राज सिंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स एट द टाइम वर मोनोपोलाइज्ड बाय व्हाइट ऑफिशियल्स एंड द ब्रिटिश जनरली assumed that Indians could not be given position of responsibility since British officers were sending a major part of their large salaries home. Indianization it was hoped would also reduce the drain of wealth to England. Other demands included the separation of the judiciary from the executive, the repeal of the Arms Act, and the freedom of speech and expression. अब यहाँ देखिए क्या इसमें ये कहा गया देखिए शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। देखिए अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इससे लोग उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति एवं बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। देखिए फिर इसको यहीं पर आपको रखा जाए।
है। इसमें देखिए दूसरा आपको देखिए रिपेयर देखिए क्या होता है, रिपेयर मतलब निरस्त करना, REPER रिपेयर देखिए क्या होता है, टू अंडो देखिए टू अंडू अंडू लॉ देखिए टू अंडू लॉ या देखिए टू ऑफिशियली इन द वैलिडिटी ऑफ समथिंग सच एज लॉ। देखिए किसी कानून को समाप्त करें, किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त करें, उसी को हम रिपेयर बोलते हैं। फिर आपको आगे हम देखें क्या, यहाँ देखिए क्या कि इन परस्यूट ऑफ गोल्ड देखिए दिस इज व्हाट अ मॉडरेट लीडर दिनशा वाचा रोट टू नेरोजी इन 1887। और देखिए फिरोज शाह इज नो डेज टू बिजी विथ हिज प्रपोजल वर्क, दे आर ऑलरेडी रिच एनफ, मिस्टर तेलंग टू रिमेन्स बिजी, आई वंडर हाउ इफ ऑल रिमेन्स बिजी इन द परस्यूट ऑफ गोल्ड कैन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री बी एडवांस्ड। अब देखिए दिनशा वाचा नामक एक मध्यम मार्गीय नेता ने 1887 में नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा था, आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, वे लोग पहले काफ़ी अमीर हैं, तिरंग साहब भी व्यस्त रहते हैं, तिरंग साहब भी व्यस्त रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है। अब एक्टिविटी की हम बात करते हैं कि एक्टिविटी जो आपको उसको समझिए, व्हाट प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द अर्ली कांग्रेस डज दिस कमेंट हाईलाइट। देखिए उपरोक्त टिप्पणी के आधार पर शुरुआती कांग्रेस के बारे में कौन समस्याओं का पता चलता है। अब आगे हम देखिए कहा गया, देखिए यहाँ तक आपको कीजिए, देखिए द अर्ली कांग्रेस आल्सो रेज ए नंबर ऑफ इकोनॉमिक इशूज, इट डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी एंड famines, increase in the land revenue had impoverished peasants and zamindars, and export of grains to Europe had created a food shortage. The Congress demanded reduction of revenue, cut in military expenditure, and more funds of irrigation. It passed many resolutions on the salt tax, treatment of Indian laborers abroad, and the suffering of forest dwellers caused by an interfering forest administration. All this shows that despite being a body of educated elite, the Congress did not talk only on behalf of professional groups, जमींदार्स और इंडस्ट्रीज। देखिए एक शुरुआती साल कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, बढ़ते लगान कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे, और अनाजों की भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिया जाए। उसने नमक कर विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने और बढ़ता था भारतीयों के कामों में दखलअंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से सब वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। इसके बाद इसको फिलहाल के लिए देखिए, इसको यहीं तक आपको रखिए, इसके आगे अगले वीडियो में देखिएगा।